हम रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेंगे। आज दोस्तों हमारा तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। इसमें चौथा लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख रहे थे। इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे जो स्टेप्स मैंने बता दिया उसको एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये मान लीजिए कि नॉर्मल चेस्ट कैविटी है जो या थोरेसिक कैविटी है। ये एक क्लोज स्पेस है जिससे इधर से क्या कहते हैं कि एयर इंटर होती है। कैसे एयर इंटर होती है? जब ये नॉर्मल डायफ्राम का पोर्शन जो डोम शेप्ड है, ठीक है, डोम शेप्ड डायफ्राम है, डोम शेप्ड डायफ्राम है। ये नॉर्मल लंग का है, इसको आप नॉर्मल समझिए। उसके बाद जब क्या होगा, जब हम इनहेल करेंगे तो ये रिब्स जो अप होंगी तो ये स्पेस बढ़ेगा और डायफ्राम कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पेस पहले से जो था अब ज़्यादा हो गया है। अब क्या हो गया? ज़्यादा, ये इतना और भी ज़्यादा, इतना स्पेस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इधर का जो एयर प्रेशर वो जो कम हो जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन या जो भी एयर है अंदर आ जाएगी। सिमिलरली एक्सहेलेशन के टाइम में, एक्सहेलेशन के क्या, ये डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गया था मेरा, ऐसे हो गया था इनहेलेशन के टाइम। अब क्या होगा? ऊपर चले जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगा। और ये वाली जो पार्ट बाहर जा रही थी अब ये क्या है? अंदर आ जाएगी। ये भी कंप्रेस करेगा, ये चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा तो एयर क्या हो जाएगा? मूव आउट हो जाएगा। यहाँ से CO2 क्या होगा? तो बाहर आ जाएगा, ये वाली पार्ट। अब हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड टिश्यू। एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा और ब्लड से फिर किस में आएगा? टिश्यू में आएगा। एयर है एल्वियोलाई में, ठीक है, ये देखिए कि ये एयर है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से क्या ब्लड वेसल में आएगा? लंग का जो है, ये मान लीजिए एक लंग है, ये एक लंग है, इसमें एल्वियोलाई होगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होंगे ये वाली ब्लड वेसल्स है, ये वाली जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये एल्वियोलस है और ये वाला है ब्लड वेसल, ये एल्वियोलाई है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया ये यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ से फिर किस में जाएगा? टिश्यू में जाएगा। ये कैसे होता है? ब्लड वेसल्स में आएगा, ब्लड वेसल्स पे ऑक्सीजन बाइंड विद हेमोग्लोबिन इन दी RBC। ऑक्सीजन क्या करेगा कि RBC के साथ बाइंड करेगा। ये वाली RBC मान लीजिए आप, RBC है। ये ऑक्सीजन जो आया ब्लड वेसल में क्या होंगे? ब्लड होंगे, RBC होंगे और भी WBC, प्लाज्मा सब होगा, प्लेटलेट्स भी होंगे। हम अभी RBC को कंसिडर करके चलते हैं। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HbO2 बनाएगा। जो क्या होता है? HbO2 ये हेमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स द्वारा जो क्या है, यहाँ से जो ब्लड वेसल टिश्यू में जो गया था, ये वाली ब्लड वेसल जो टिश्यू में गया था, यहाँ के टिश्यू में क्या करेगा? वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ये वाली है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि CO2 कैसे होगा? अब टिश्यू से ऑक्सीजन दिया तो टिश्यू से क्या आएगा? CO2 आएगा। वो कैसे आएगा? टिश्यू से जो CO2 आएगा वो रिलीज होगा ब्लड में, रिलीज इनटू ब्लड। CO2 क्या करता है कि ब्लड में जो ये RBC है, CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनता है? H2CO3 बना लेता है, H2CO3। और ये क्या होता है? H2CO3 H प्लस और HCO3 माइनस के फॉर्म में रहता है। ये वाला बाइकार्बोनेट, ये ट्रांसपोर्ट होता है, रिलीज इनटू ब्लड। टिश्यू में जो CO2 था, ऑक्सीजन डिलीवर के बनने के बाद CO2 बना जो ब्लड में गया, फिर कहाँ से जाएगा? डिज़ोल्व होगा ब्लड में, डिज़ोल्व हो गया। ये इस फॉर्म में जो बना बाइकार्बोनेट वाला क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट होकर के ब्लड वेसल्स के द्वारा, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा लंग में चले जाएगा, यानी एल्वियोलाई में, रिलीज इनटू एल्वियोलर सेक्स। फिर वो वहाँ से बाहर चले जाएगा। समझ में आया कि टिश्यू जो था CO2 प्लस H2O बना, H2CO3 बना, H2CO3 क्या बनेगा? H प्लस HCO3 माइनस, ये बना।
ये दोनों कंबाइन होकर के ये जब एल्वोलाई में जाएंगे, एल्वोलाई में, तो ये दोनों कंबाइन होकर के फिर H प्लस और HCO3 - कंबाइन होकर के H2CO3 बनाएगा। H2CO3 H2O और CO2, ये क्या होगा, एक्सेलेशन के द्वारा आउट हो जाएगा। आप समझ में आए। टिश्यू क्या होगा कि RBC के अंदर ये कंबाइन हुआ, ये बना, HCO3 बना, फिर ये वाला ब्रेक डाउन होकर के ये बन गया। ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे जो इंजाइम यूज होता है वो CA यूज होता है। क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक। CO2 से क्या क्या हुआ, कार्बन H2CO3 बना, जो ये ब्रेक डाउन होकर के ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है। मोस्ट ऑफ दी CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये एल्वेलाई में जाएगा, एल्वेलाई में जा कर के फिर ये दोनों कंबाइन होकर के H2CO3 बनाएगा और फिर वो ब्रेक होकर के H2O + CO3 बन जाएगा। ये अंदर अंदर होते रहेगा, यानी CO2 + ये बना, फिर ये ब्रेक होकर के ये बन जाएगा, फिर ये CO2 रिलीज हो जाएगा, एक्सेल आउट हो जाएगा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो कैसे ये होता है रेस्पिरेशन, वो डायरेक्टली यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो क्या होता है कि यूज़ कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, डिज़ोल्व। सबका प्रोसेस ये है, ऊपर जो बताया वैसे होता है। जो बेसिक जो मैकेनिज्म मैंने ह्यूमन का बताया, वो यूज डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। वो वाली जो ये ह्यूमन वाली थी। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो लैंड पे रहते हैं, लैंड, और एक्वाटिक जो वाटर में रहते हैं, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन करता है। और हम बताएंगे कि ऑक्सीजन और वो कैसे कैसे फिर सर्कुलेशन वगैरह होता है। तो प्लांट वो नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलेशन में है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस, जैसे हम लोगों के पास तो नोज़ होता है एंड माउथ के द्वारा भी हम क्या करते हैं, नोज़ से नोस्ट्रिल, नोज़ से हम क्या क्या करते हैं कि ट्रेकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई ब्रोंकस में वगैरह जा कर के वहाँ बनता है। तो लेकिन तो प्लांट में क्या होता है कि उसके अंदर ओपनिंग्स होते हैं। एक जो मैंने आपको स्टोमाटा बताया था लीव्स में, स्टोमाटा के द्वारा एक्सचेंज हो सकता है गैस। ये प्लांट में ज़्यादा सिंपल है गैस एक्सचेंज। उसके बाद लेंटिसेल्स होते हैं, एक होता है लेंटिसेल्स इन स्टेम। जो ये प्लांट हो गया, मान लीजिए इसके यहाँ पे लेंटिसेल्स होते हैं। इसके थ्रू भी क्या कहते हैं कि स्टेम में जो लेंटिसेल्स होते हैं उसके थ्रू भी एक्सचेंज होता है। और तीसरा कहाँ कौन सा जगह है, जनरल सरफेस ऑफ रूट्स। जनरल सरफेस ऑफ रूट्स से भी क्या कहते हैं, प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। ये 3 जगह है, एक स्टोमाटा, दूसरा लेंटिसेल्स, तीसरा जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। अब हम आते हैं लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन वाला। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे बॉडी में सर्कुलेशन, हार्ट कैसे पंप करता है। एक्सक्रिएशन में किडनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में है, क्या क्या जो सर्कुलेशन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, इसमें क्या क्या आता है। जो मेन बेसिक कंपोनेंट है, एक होता है हार्ट, दूसरा होगा आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए। तीसरा क्या हो गया, ब्लड एंड लिम्फ। अब सबका अलग है। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। सर्कुलेशन सिस्टम में जो 3 मेन कंपोनेंट यूज होते हैं, एक हार्ट, आर्टरीज, वेन जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है।
और एक ब्लड और लिम्फ, ये क्या है, मीडियम है कि मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम है ये। तो कैसे कैसे ये होता है, हम आपको एक सिंपल डायग्राम बना के ये बनाते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा हार्ट हो गया, और ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, कोई ये नहीं है। तो इसमें से एक आएगा इधर से, सॉरी मतलब एक इधर से आएगा ऊपर से, और एक नीचे से। ये क्या आ रहा है हम आपको बताएंगे। और इसमें से एक जो निकलेगा इधर से, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको क्या कहते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा ये वाली। ये हो गया इन्फीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। ये हो गया ऑर्टा, ये जो है क्या होगा, ऑर्टा हो गया, ऑर्टा हो गया। तो ये राइट साइड है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ब्लड कहाँ से, जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा है, जो ये मान लीजिए बॉडी का पार्ट्स है, सब बॉडी का ऑर्गन्स हैं, जो भी हर जगह से बॉडी का ऑर्गन ब्लड कलेक्ट करके यहाँ से जो है लाएगा। ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, इधर से डीऑक्सीजन ब्लू कलर का जो भी है ऊपर से आया, जैसे हेड वगैरह से आया, इधर यहाँ बॉडी का नीचे वाला बॉडी पार्ट से आया, पैर से, पेट से, स्टमक वगैरह से आया। यहाँ से ये ब्लड जो है यहाँ पे राइट एट्रियम में कलेक्ट होगा, राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ये ग्रीन वाला मान लीजिए यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकलता है पुल्मोनरी ट्रंक, ये पुल्मोनरी आर्टरी बनाएगा। तो फिर यहाँ से जब पंप करेगा तो ये वाली ब्लड यहाँ जाएगी लंग्स में, लंग्स में जाएगी। इधर से जो ब्लड जाएगी ये कहाँ जाएगी, लंग्स में, ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजन ब्लू कलर का जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ से जा रहा है मेरा लंग्स में फिल्टर होकर के क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का। ये मान लिया ऑक्सीजन, फिर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। आप समझिए बॉडी पार्ट से और ऊपर से जो आया राइट एट्रियम में, ये पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये जो है पुल्मोनरी ट्रंक से लेकर के लंग्स पे आ गया, यह है लंग्स। और ये जो है लंग्स से कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फिर पंप करेगा कहाँ पे, एओर्टा, एओर्टा से फिर कहाँ आएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। आप समझ गए, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि बॉडी पार्ट से पहले कहाँ गया, राइट एट्रियम में, ये पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन होता है, क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा एओर्टा में। एओर्टा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई होगा यहाँ पे, फिर यहाँ बॉडी ऑर्गेन में जो है ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, यहाँ से CO2 रिच ब्लड क्या होगा, फिर आ जाएगा, ये सर्कुलेशन चलते रहेगा। तो आपको क्या कहते हैं कि आप ये स्टेप्स देख सकते हैं। तो हम आपको एक स्टेप्स दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वेना कावा द्वारा, सुपेरियर वेना कावा हो या इन्फीरियर वेना कावा हो, ये वाला राइट एट्रियम में आएगा, रिलैक्स करेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में,
मतलब जो CO2 वाला रिमूव होगा, CO2 जैसे लंग्स से आउट हो गया और ऑक्सीजन इन हो गया, ऑक्सीजन इन हो गया, ऑक्सीजन इन हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ़्ट एट्रियम यहाँ पे है, ये वाली यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट कंट्री का एओर्टा द्वारा बॉडी पार्ट्स में चले जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से ऐसे सर्कुलेशन चलते रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये वाली मैं बता रहा था कि सुपीरियर वेना कवा इधर से आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इधर से आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये पंप कर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये लंग्स में जाएगा, पुलमोनरी आर्टरीज, पुलमोनरी, और यहाँ पे जो आएगा इधर से पुलमोनरी वेन द्वारा आएगा, पुलमोनरी आर्टरी द्वारा कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से फिर आएगा पुलमोनरी वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये था हमारा ह्यूमन का सर्कुलेशन का ओवरव्यू। अब हम आपको क्या कहते हैं बताते हैं कि ब्लड क्या होता है। आप यहाँ पे आपने इसमें देखा कि ये अब एक है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करता है कि ये वाली यहाँ से तो आ रहा है ना, ये तो डीऑक्सीनेट ब्लड है ब्लू वाली, ये लंग में जाएगा, लंग में जाने के बाद यहाँ पे आएगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। और ये पल्मोनरी वेंस क्या करते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड। जनरली वेंस में डीऑक्सीनेटेड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीनेटेड होता है और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीनेटेड होता है। तो अब हम आपको देखेंगे ब्लड के बारे में। सर्कुलेशन का वो ओवरव्यू था जितना वो 10th क्लास के हिसाब से मैंने दिया। ब्लड्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सॉलिड कंपोनेंट जिसको बोल सकते हैं आप, और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट या प्लाज्मा या जो लिक्विड कंपोनेंट है। ये 45% होता है फॉर्म एलिमेंट पूरा ब्लड में, और ये होता है 55%। इसमें 55% में 90% क्या होता है, वाटर होता है H2O, और 10% जो होता है 10% जो होता है वो क्या होता है कि 10% अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ये 50%, ये 45% हुआ, दोनों मिलकर 100। 45% में क्या क्या होता है, RBC होता है, इसको सॉलिड भी बोलते हैं, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। RBC, WBC और प्लेटलेट, PLA, प्लेटलेट्स। RBC का क्या फंक्शन है अब हम आपको बताएंगे। RBC जो है ये 45% में, और WBC सबसे ज़्यादा होता है। RBC का कंसंट्रेशन जो सबसे ज़्यादा होता है, WBC भी बहुत कम होता है, और क्या कहते हैं प्लेटलेट भी कम होता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह जो मैंने बताया आपको। RBC का काम क्या है, फंक्शन क्या है। RBC में हीमोग्लोबिन होते हैं, RBC कैरीज गैस क्या है, जैसे CO2 या O2। उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन होता है, RBC कंटेन HB क्या हो गया, HB हीमोग्लोबिन हो गया, जो रेड कलर RBC रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, जो प्रोवाइड करता है रेड कलर टू दी ब्लड रेड होता है RBC के कारण। और RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो क्या कहते हैं रेड कलर इम्पार्ट करता है। WBC क्या होता है, डिफेंस करने के लिए बॉडी में। WBC में क्या होता है, ल्यूकोसाइट वगैरह होते हैं, मैक्रोफाज ल्यूकोसाइट होता है, डिफेंस इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। WBC ये क्या करता है, इनगल्फ फॉरेन बॉडी एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जो एंटीजन को मारता है, डिस्ट्रॉय एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आ गया हमारे बॉडी में, वो एंटीजन होता है, जो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा वो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारा बॉडी को बचाएगा, डिफेंस के लिए होता है, डिफेंस इम्यूनिटी डिफेंस एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और प्लेटलेट्स का क्या काम करता है,
ब्लड कोएगुलेशन के। ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है कि जैसे मान लिया हम लोग का उंगली कभी न कभी कट गया होगा तो 1-2 मिनट बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप होता है। इसी के कारण ब्लड क्लॉटिंग के कारण जो प्लेटलेट के ब्लड क्लॉटिंग करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के कारण वो क्या होता है कि ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ये प्लाज्मा क्या होता है कि येलो कलर या स्ट्रो कलर फ्लूइड होता है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स का नाम क्या है, जैसे कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा प्रोटीन। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। और भी बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो अभी आपको डिस्कस यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 10वीं में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खैर, उसके बाद मैंने लिम्फ के बारे में बताया था। अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या है? येलोइश फ्लूइड escapes from blood capillaries into the intercellular space। लिम्फ में क्या होता है कि लेस प्रोटीन होता है। लिम्फ कंटेन लेस प्रोटीन, जो प्लाज्मा की तरह ही लिम्फ होता है। लिम्फ में लेकिन क्या होता है? प्रोटीन लेस होता है देन ब्लड। ये फ्लो कहाँ से करता है? लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू हार्ट। उसका काम क्या है? असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एंड लिम्फ में एंटीबॉडीज़ वगैरह भी होता है तो वो डिस्ट्रॉइंग जर्म्स होता है। लिम्फ का फंक्शन ये हो गया। तो कैपिलरीज जो है, मान लीजिए कैपिलरीज हुआ और ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। जो कोई भी आर्टरी हो गया, ये आर्टरी से आर्टेरियोल्स बनता है, फिर कैपिलरीज बनता है। कैपिलरी जो बहुत फाइन होता है। कैपिलरी में जो फ्लूइड होते हैं वो लीक करते हैं। यहाँ पे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी कैपिलरी के जो फ्लूइड होगा लीक कर दे। यहाँ पे ये हो गया लिम्फ वाला पार्ट। लिम्फ से ये कहाँ जाता है? वेंस में जाता है। सॉरी, वेंस में ब्लू कलर का देता हूँ। ये हो गया वेंस में। वेंस से फिर क्या कहते हैं कि जो वेनस वाला सिस्टम में जाता था। आर्टरी से, एओर्टा से आने के बाद जो वो वाला था कि आर्टरी में आया, आर्टरी से क्या कहते हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज से यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया। वेंस से ऐसे जाते हैं लिम्फ। ये वाली पार्ट क्या है? लिम्फ, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब क्या होता है? ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात करते हैं। ब्लड वेसल क्या होता है? एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेंस। आर्टरी क्या होता है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ करता था? आपको याद होगा कि हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट में आता है। फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आता है आर्टरी। वेंस क्या होता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया था उस वक्त, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम कहाँ से? बॉडी पार्ट टू हार्ट। इसमें एक्सेप्शन क्या था? पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। इसमें क्या है? पल्मोनरी। एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कोई आपसे आर्टरी का डिफिनेशन अगर पूछे या वेंस का डिफिनेशन पूछे तो एक जो बेस्ट डिफिनेशन है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आर्टरी का जो डिफिनेशन होगा, डेफिनेशन क्या होगा कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब हम बताते हैं कैसे। और वेंस का क्या डेफिनेशन है? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेफिनेशन
वेंस का डिफिनेशन क्या है? इट कैरीज ब्लड टुवार्ड्स दी हार्ट, टुवार्ड दी हार्ट मतलब हार्ट के तरफ, टुवार्ड दी हार्ट। अब आप पीछे डायग्राम में आ जाइए, जो मैंने आर्टरी का जो डिफिनेशन बताया वो आप देखिए। कोई भी जो आर्टरी है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ये ऑर्टा है, ये भी यही आर्टरी है। ये आर्टरी का काम क्या था कि यहाँ से जो ब्लड लेकर के बॉडी पार्ट्स में आया था, तो अवे फ्रॉम द हार्ट हो गया। और यहाँ पे एक आर्टरी जो मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या था कि यहाँ से जो ये वाली आप इसमें देखिए, इसमें ये पल्मोनरी आर्टरी जो था, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा था कि यहाँ से लेके जा रहा था ना, ये भी तो हार्ट से अवे लेके जा रहा है। और वेंस क्या कर रहा है? हार्ट से पल्मोनरी वेंस भी क्या करेगा? हार्ट के तरफ ला रहा है, टुवार्ड दी हार्ट। और जो बाकी जो वेंस है ये भी इधर से और इधर से क्या करते हैं? टुवार्ड दी हार्ट। तो वेंस ऑलवेज कैरीज ब्लड टुवार्ड दी हार्ट एंड आर्टरीज कैरीज ब्लड टुवार्ड दी अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये इसमें कोई क्या कहते हैं कि ये नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? अब आर्टरी के इसमें कंटिन्यू करेंगे अगर, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हो गए। ये क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ब्लड हार्ट से लेकर के पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आर्टरी क्या होता है? थिक होता है और इलास्टिक होता है, मजबूत होता है, थिक होता है। और वेन क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं हम। और क्या ये क्या होता है? थिन होता है वेन, थिन और लेस इलास्टिक होता है। जो वेंस क्या होता है? सुपरफिशियल होता है। आर्टरी क्या होता है? डीप होता है, डीप सिचुएटेड। और वेंस क्या होता है? जो हाथ में हम लोग का ब्लू ब्लू दिखता है वो क्या होता है? वेंस होता है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है बॉडी में, प्रेजेंट बॉडी पार्ट्स में, जो बॉडी में होता है। अब हम जो ये होता है क्या कहते हैं कि अब ये ह्यूमन वाला ख़त्म हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए वीडियो। कोई भी डाउट हो तो हम आपको क्या कहते हैं कि आप हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम में, और इसमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट वगैरह हो तो हम वहाँ पे बताएंगे आपको। सॉरी। तो पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पर रहते हैं हम। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्या करेंगे? एक होता है 2 कंडक्टिंग पाथ होता है। क्या होता है? 2 कंडक्टिंग पाथवेज होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग। हम लोग के पास क्या था? आर्टरी और वेंस था कंडक्टिंग वाले में। इसमें 2 होता है, एक क्या होता है? जाइलम, एक क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? तो कैरीज, इसका याद रखना आपको, वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से? फ्रॉम रूट्स में क्या होता है? जाइलम होते हैं। तो प्लांट में जाइलम होता है जो रूट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे बॉडी वाला था। फ्लोएम क्या करता है? लीफ में जब खाना बनता है उसको लेकर के आता है बॉडी पार्ट्स में। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। अच्छा, फ्लोएम क्या कहता है? ये कौन सा? इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता, ये पैसिव प्रोसेस है। नो एनर्जी इज यूज्ड। क्या होता है? ये पैसिव प्रोसेस हो गया। जब एनर्जी यूज नहीं होता है तो इसको पैसिव बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। इसमें फ्लोएम में एनर्जी यूज होता है, एनर्जी इज यूज्ड। ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस हो गया। जिस प्रोसेस में एनर्जी यूज होगा उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। एनर्जी किस में यूज़ करता है? एटीपी वाला, जो एनर्जी हम लोग का बन रहा था वो वाला एनर्जी एटीपी यूज़ होता है। तो इसमें एटीपी यूज़ नहीं होता है, किसमें? जाइलम में। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ। अच्छा, एक होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। आप ट्रांसपिरेशन सुने होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो पत्ता से जो पानी निकलता है, आपने देखा होगा पत्ता से पानी
निकलते हुए वो वाला ट्रांसपोर्टेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो रिलीज होता है फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल मतलब जो पार्ट्स हवा में होते हैं, जो डीप जो पार्ट जैसे रूट वगैरह से नहीं होते हैं, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम एरियल पार्ट, जो पत्ता वगैरह हो गया या फिर जो मेनली लीफ से ही ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या क्या दो प्रोसेस हो गए, एब्जॉर्प्शन एंड अपवार्ड। हम आपको भी डायग्राम दिखाएंगे अगर होगा तो इसमें एनसीईआरटी में हम आपको दिखाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन एंड अपवार्ड। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन हो गया ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। सर ट्रांसपिरेशन का क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे ऊपर से जो एक प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट मान लीजिए आप, और ये इसका जो रूट है ज़मीन में, ये ज़मीन है रूट से, यहाँ से क्या कर पानी जब इधर से निकलेगा तो पानी अब यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो यहाँ से पानी खाली जाइलम के द्वारा क्या कर यहाँ से वाटर ऊपर आ जाएगा। जब यहाँ खाली हो जाएगा इसको भरने के लिए यहाँ से पानी ज़मीन से पानी ऊपर जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन एंड अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम में दोनों चीज़ होता है ना, ट्रांसपोर्ट अपवार्ड और मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। पुल मतलब एक खिंचाव हो गया, फोर्स हो गया, ट्रांसपिरेशन पुल। ये मेन एक्सेप्टेड थ्योरी है। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका, एक तो ये है दूसरा वाले फंक्शन हेल्प्स इन, जैसे हम लोग पसीना बहाते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए, समझो कि ये भी क्या है, पसीना बहा रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन करवाता है इसमें, टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। यह है रेगुलेशन, रेगुलेशन ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट खैर। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन बताया था, अब मैंने क्या बताना आपको, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या डिफिनेशन बताया, जो पत्ता में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो पत्ता में भोजन बना डिफरेंट पार्ट ऑफ दी, जो स्टेम वगैरह में और प्लांट के पार्ट में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वो क्या था, ट्रांसपिरेशन था जो जाइलम के थ्रू होता था, ट्रांसलोकेशन मेनली फ्लोएम के थ्रू होता है। ट्रांसलोकेशन का क्या होता है कि फूड को दूसरे पार्ट्स में जो जहाँ से बना वहाँ दूसरे इसमें क्या कहते हैं कि दूसरे बॉडी पार्ट्स में वो ये करना, क्या कहते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट में देना। अब ये देख लीजिए वाटर वेपर में जो था मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के वक्त देखिए यहाँ से वाटर जो है यहाँ से निकलेगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो ये वाली वाटर यहाँ से इसके जाइलम के थ्रू अंदर जाएगा। अब हम एक्सक्रीशन डायग्राम आपको हम अब ये ट्रांसपिरेशन कंप्लीट हो गया, लास्ट जो पार्ट बताया हम लोग का एक्सक्रीशन बताया। एक्सक्रीशन का मतलब जो बॉडी पार्ट से जो बाहर जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। एक्सक्रीशन का डिफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल बॉडी पार्ट, हार्मफुल बॉडी पार्ट नहीं, हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है, तो मेटाबोलाइट्स जो हार्मफुल बॉडी वेस्ट बना मेटाबॉलिक वेस्ट वो उसको बाहर करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है
इसमें क्या क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में हम पढ़ेंगे मेनली, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हम लोगों में जो है। इसमें क्या होता है, ए पेयर ऑफ किडनी होता है, 2 किडनी होते हैं। उसके बाद एक होता है यूरिनरी ब्लेडर होता है। और क्या होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर। अब हम आपको बताएंगे, डायग्राम दिखाएंगे क्या क्या होता है। और एक होता है ये यूरेथ्रा, ये क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ये जो हम बता रहे थे, लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है। उसके बाद फिर ये जो है यूरेटर है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, और एक यूरेथ्रा है। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल आया, ब्लड वेसल्स है, ये सब, ये दोनों एओर्टा और वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा, ये लेफ़्ट किडनी में है, लेफ़्ट यूरेटर। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यूरिनेशन कर देंगे, यूरिन डिस्चार्ज जो करते हैं हम लोग, यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसी में क्या कहते हैं कि ये जो इसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन पार्ट होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। फिल्ट्रेशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, एंड तीसरा क्या होगा, सिक्रीशन। ये यूरिन फॉर्मेशन हुआ। फिल्टर होगा, कोई भी जो हार्मफुल वेस्ट है फिल्टर होगा। फिर उसमें से कुछ जो ज़्यादातर चीज़, जो पानी और जो भी काम का चीज़ है वो रीऑब्जर्व कर लेगा, और जो बाकी चीज़ है वो यूरिन में सिक्रीट कर देगा। यूरिन में हम आपको ये अच्छे से बताएंगे।